नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 265 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग पर नोटिस जारी किया। दरअसल 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका एविएशन सेफ्टी NGO कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई थी, जिसकी तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हादसे के 100 दिन बीत जाने के बावजूद सिर्फ एक अधूरी सी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई जरूरी जानकारियां छिपाई गई हैं और पूरा दोष पायलट पर डाल दिया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जांच समिति के 5 में से 3 सदस्य DGCA से हैं, जबकि DGCA की भूमिका भी शक के घेरे में है, जिससे कि हितों का टकराव पैदा होता है और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान माना कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन ये भी पूछा कि याचिकाकर्ता इतनी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक क्यों करना चाहता है। फिलहाल कोर्ट ने ये साफ किया है कि नोटिस सिर्फ एक उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र हो सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में POK को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि POK पर हमला कर कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही भारत से जुड़ने की इच्छा जताएगा और ये दिन जल्द आने वाला है। राजनाथ सिंह ने बताया कि POK में आवाजें उठ रही हैं और ये उनकी पुरानी सोच भी है, जिसे उन्होंने 5 साल पहले कश्मीर घाटी में सेना को संबोधित करते हुए साझा किया था। उनका मानना है कि POK हमारा हिस्सा है और धीरे धीरे वो भारत के साथ एक हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बताया कि आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों का धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की, लेकिन हमने धर्म की बजाय उनके कर्मों के आधार पर जवाब दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने कहा कि आगे का फैसला पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब से न केवल सार्वजनिक जगहों पर, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे FIR और गिरफ्तारी मेमो में भी किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बताया कि जाति वाले कॉलम को धीरे धीरे सरकारी और कानूनी दस्तावेजों से भी हटाया जाएगा और इसका मकसद समाज में समानता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि ये कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जहां पर न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की बेंच ने एक याचिका पर कहा था कि FIR में जाति का उल्लेख संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है और जाति आधारित नफरत को बढ़ावा देता है। वहीं कोर्ट ने यूपी सरकार को इसे सुधारने का आदेश दिया था, जिसे अब सरकार ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मात्रे दारा गांव में पाकिस्तान सेना ने बीती रात एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये हमला अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तिराहा घाटी में हुआ, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने अपने चाइनीज JF-17 थंडर फाइटर जेट से कम 8 LS-6 बम गिराए। ये कार्रवाई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर की गई, लेकिन असल में आम लोगों के घर बमबारी में तबाह हो गए। स्थानीय विधायक इकबाल अफरीदी ने इस बमबारी की कड़ी निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ बड़ा जुर्म बताया।
उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों और महिलाओं की मौत दिल दहला देने वाली है। वहीं पाकिस्तान सरकार की दोहरी नीति भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ वो आतंकवादी समूह को संरक्षण देती है तो दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों पर हमले कर रही है। फिलहाल इस हमले से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद की जननी बन चुकी है और इस्लामाबाद की सरकार इस स्थिति को दबाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह से मुलाकात के बाद इंदिरा गांधी पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दिया और बताया कि कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को हमेशा नजरअंदाज किया, जबकि वर्तमान सरकार ने 16 गुना ज्यादा बजट देकर इसे विकास की मुख्यधारा में शामिल किया है। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री के रूप में 70 से ज्यादा बार यहां पर आने के साथ ही अफसरों और मंत्रियों को भी यहां पर आने और रुकने के निर्देश दिए ताकि विकास को गति मिले। साथ ही साथ जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में छूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है, जिससे कि आम जनता को फायदा हुआ है और स्कूटर बाइक खरीदना व बाहर खाना पीना सस्ता हुआ है। उन्होंने ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं, जिसमें 240 मेगावाट और 186 मेगावाट के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं, इन सबका शिलान्यास किया गया और तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी, जो कि पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि विकास की राह में आई चुनौतियों को पार कर नॉर्थ ईस्ट को देश के अग्रणी क्षेत्रों में लाया गया है और यहाँ के लोगों की देशभक्ति की प्रशंसा भी होनी चाहिए, क्योंकि वे जय हिंद कहने से पहले नमस्कार करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मुलाकात करेंगे। इस बैठक में विदेश मंत्री इशाक डार सहित कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारी भी जो है मौजूद रहने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। शहबाज शरीफ ट्रंप से पुरानी समस्याओं को सुलझाने और खासकर गाजा के हालात पर ध्यान देने को आग्रह करेंगे। वहीं वे फलस्तीन हितों की सुरक्षा के लिए भी कार्रवाई की मांग करेंगे। शहबाज शरीफ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों, वैश्विक विकास पहलों और जलवायु कार्रवाई से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ वे कई वैश्विक संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया कि शहबाज शरीफ यूएन चार्टर के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराएंगे और वैश्विक शांति एवं विकास में देश की भूमिका को प्रमुखता से पेश करेंगे। यह मुलाकात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, खासकर इजराइल के कतर में हमास के नेताओं पर हमलों के बाद। इस मामले में अमेरिका के सहयोगी अरब देशों और पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो इससे दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करता है। छतरपुर के लवकुश नगर में माता बम्पर बैनी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भव्य दर्शन किए। वे 365 सीढ़ियों के रास्ते से माता के दरबार तक पहुंचे, जहां पर भजन कीर्तन हुआ और पूजा अर्चना की गई। पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले उनका ये पहला आगमन था, जिससे कि पूरे इलाके में उत्साह और खुशी का माहौल है। हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने आगामी दिनों में लवकुश नगर में एक विशाल कथा आयोजन की, जिसमें ये जानकारी भी दी। साथ ही साथ नगर में होने वाली शतचंडी महायज्ञ और माता के दरबार में विकास कार्यों की चर्चा की है। इस दौरान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया भी मौजूद रहे और सुरक्षा के भारी पुलिस बल तैनात के साथ जो इंतजाम किए गए थे। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा महोत्सव में मुस्लिम लोगों की एंट्री को लेकर विवादित टिप्पणी भी की, जिससे कि स्थानीय लोगों में चर्चा हो रही है। तो हजारों श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन किया। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है पहुंचे हुए थे, जहां पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लवकुश नगर में भव्य आगमन किया गया, खास कार्यक्रम किया गया है।
हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें दर्शन का लाभ लिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी समीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है लवकुश नगर में पहुंचे, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मंबरवेनी माता मंदिर है छतरपुर जिले के लवकुश नगर में, वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने दर्शन की और जल्दी कहा है कि लवकुश नगर में भी कथा करेंगे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा है, जो गरबा महोत्सव है, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग जब हज में नहीं जाते तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उसमें गरबा महोत्सव में आने का कोई हक नहीं बनता। और साथ ही साथ जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से यात्रा पैदल यात्रा निकालने वाले हैं, उसको लेकर भी जानकारी दी गई। चलिए, पैदल यात्रा निकालने वाले हैं उसको लेकर जानकारी दी गई। हालांकि भव्य जो है कार्यक्रम का आयोजन किया, लगभग कितनी तादाद में भीड़ वहां पर कार्यक्रम में मौजूद थी और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम थे? और देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बुंदेलखंड के साथ साथ देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जहां भी वो जाते हैं और साथ में हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदुत्व को लेकर भारत जोड़ो अभियान चलाते हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए यात्रा जो समय समय पर निकालते रहते हैं। तो इस उनके जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है। इसी के मद्देनजर देखा जाता है, जहाँ पे भी बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं तो एक बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार लवकुश नगर में भी देखने को मिला, हजारों लोग वहां पहुंचे हुए थे। जैसे लोगों को पता चला कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवकुश नगर पहुंच रहे हैं, तो क्षेत्र भर से और जिले भर से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, उनके भक्त जो चाहने वाले हैं और बागेश्वर धाम के जो मंडली हैं, और साथ ही तैयारियां बहुत जोरों से। चलिए, बहुत जोर शोर से जो है तैयारियां देखने को मिली हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को 1x बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने तलब किया है। रॉबिन उथप्पा ईडी मुख्यालय पहुंचे और उनसे पूछताछ की गई। ये मामला बेटिंग ऐप के समर्थन को लेकर जो है जांच के दायरे में है। इसके अलावा कल पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से भी इसी मामले में पूछताछ होनी है। ये जांच बेटिंग ऐप के भारत में अवैध प्रचार और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है। ऐसे मामलों में ईडी सख्त रवैया अपना रही है और उच्च प्रोफाइल हस्तियों से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड में हाल ही में हुए यूके एसएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मामले में हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नकल प्रतिरोधी कानून की जमकर सराहना की है और ये कहा कि कानून उन्हीं लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है जो परीक्षा व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। उन्होंने देहरादून पुलिस की तेजी से हुई कार्रवाई को भी सही बताया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि आखिर इस तरह के गिरोह के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कॉपी लीक जैसे मामले पर सख्ती नहीं की गई तो युवाओं का शासन प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। अब युवाओं की मांग है कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता और सख्ती से काम करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए सक्रिय है। कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसके तह तक पहुंचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जाकर के उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। हमारी फोर्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही
डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।